बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अच्छा बेटा, कल की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कल की क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट देखा, हमने कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट का कॉन्सेप्ट देखा, इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनकम क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मैं यहीं से अपने डिस्कशन का आगाज़ करूँगा और रिकैप करूँगा कि कल हमने क्या देखा था। इनकम एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 हमने देखा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी इनकम की डेफिनेशन गिवन है, लेकिन उसको समझने के लिए एक प्रीएम्बल हमने सेट किया कि लीगल फ्रेमवर्क से कुछ कॉन्सेप्ट्स ड्राइव हो रहे हैं, पास्ट प्रेसिडेंट से, केस लॉ से कुछ कॉन्सेप्ट्स ड्राइव हो रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का कॉन्सेप्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इनकम की डेफिनेशन को हमने देखा। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, और इंक्लूड्स, जब हमने इंक्लूसिव डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को देखा तो हमने ये देखा कि कोई भी डेफिनेशन अगर इंक्लूड्स के कॉन्सेप्ट के साथ, कोई भी डेफिनेशन अगर इंक्लूड्स के कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जनरल कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। अच्छा, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स यानी रेवेन्यू रिसीट की बात हो रही है। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर। मैंने आपको कल एफटीआर का कॉन्सेप्ट बताया था कि एफटीआर का वजूद कैसे आया, एफटीआर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। फाइनल टैक्स रिजीम, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज, इंशाल्लाह शायद ये बात आ जाएगी। बड़ी डिटेल में हम इस पर बात करने वाले हैं फाइनल टैक्स रिजीम के ऊपर। वैसे तो इनकम, बॉटम लाइन इनकम को कहते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो बॉटम लाइन पीबीटी आपके पास आया उसको हम इनकम कहते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। जैसे कंपनीज पर 29% का टैक्स है, बाकी इंडिविजुअल और सैलरीड और नॉन सैलरीड के ऊपर पार्ट 1 डिवीजन 1 फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं। तो वो लगते किस पर है? सब वो लगते हैं बॉटम लाइन इनकम के ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। लेकिन एफटीआर का कॉन्सेप्ट क्या है? एफटीआर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टैक्स लगता है ना, ये एक्सपेंसेस लेस करने के बाद नहीं लगता, ये ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर लगता है। तो सर ग्रॉस रिसीट्स तो इनकम नहीं होती, ग्रॉस रिसीट्स तो इनकम नहीं होती, उस पर तो जो टैक्स कटा जाता है वो एडवांस टैक्स होता है। ऐसे ही होता था, मैंने आपको बताया एफटीआर का कॉन्सेप्ट 1991 1992 में आया था। एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती थी, उसके ऊपर 1% का एडवांस टैक्स कट जाता था। एडवांस टैक्स प्री पेमेंट की नेचर का होता था और वो टैक्स एडजस्टेबल होता था, लेकिन साल के आखिर में सारे एक्सपोर्टर अपने लॉसेस शो कर देते थे, जाली एक्सपेंसेस क्लेम कर देते थे, एक्सटेंसिव डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते थे, तो बॉटम लाइन प्रॉफिट नहीं आता था। तो उस वक्त फिर ये एफटीआर का कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम इस रिसीट को इनकम डाल देते हैं कि जिस रिसीट के ऊपर एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हुआ, पैसे आते वक्त बैंक ने टैक्स काट लिया, उस रिसीट्स के ऊपर जो एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हो गया वो फुल एंड फाइनल टैक्स में फॉल कर गया। फाइनल टैक्स रिजीम, ये उस वक्त कॉन्सेप्ट आया था। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एफटीआर में नहीं है, एज ऑफ टुडे नहीं है, लास्ट टैक्स ईयर से हटा दिया गया। इस साल बजट से पहले बड़ी हुआ थी कि ये वापस से इसको फाइनल टैक्स रिजीम में डाल दिया जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को अभी भी फाइनल टैक्स में नहीं डाला गया। यानी कि एज ऑफ टुडे हम जो अभी टैक्स ईयर 26 की बात कर रहे हैं, तो एफटीआर में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉल नहीं करते। जो फॉल करता है उसकी बात हो रही है कि जिस पर भी, मिसाल ले रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अभी भी एफटीआर में फॉल करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अभी भी एफटीआर में फॉल करती है। तो अब मिसाल के तौर पर सर्विसेज के पैसे जो रिसीव हो रहे हैं उसके ऊपर 1% का जो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, बैंक काट लेगा, वो एडवांस टैक्स नहीं है, वो फुल एंड फाइनल टैक्स है, मज़ीद कुछ नहीं देना। लेकिन सर वो इनकम तो नहीं है, वो तो रिसीट्स हैं, वो तो हमारी ग्रॉस रिसीट्स हैं, टॉप लाइन है, रेवेन्यू लाइन है, रिसीट्स हैं, उसके ऊपर जो टैक्स कटा वो तो इनकम पर टैक्स ना हुआ। हमने कहा ना हुआ, इसीलिए तो फिर इस डेफिनेशन के अंदर ख़ास तौर पर उसको इंक्लूड कर दिया गया। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? डिटेल में बात अभी आ जाएगी। ये डेफिनेशन के लिए मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट इनकम भी एफटीआर में चली जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बैंक अगर किसी इंडिविजुअल को इंटरेस्ट दे रहा है तो ग्रॉस इंटरेस्ट, मिसाल के तौर पर अगर उसकी ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम है महीने की ₹1,00,000 की, तो ₹1,00,000 के ऊपर 15% का टैक्स बैंक काट लेगा, वो फुल एंड फाइनल में चला जाएगा, ठीक है। यानी उसमें से वो कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकता। इसी तरह डिविडेंड, कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो जो ग्रॉस डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसमें से वो कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकता, उस रिसीट के ऊपर टैक्स लग जाएगा।
तो सर क्या वो रिसीट ही इनकम है? जी, वो रिसीट ही इनकम है कि ऐसी अमाउंट जिस पर लॉ ने कह दिया कि इस पर रिसीव होते वक्त कोई टैक्स कटेगा या कलेक्ट होगा और वो एफटीआर में फॉल कर जाएगा, तो हमने कहा कि वो फिर इनकम की डेफिनेशन में हमने ठूस दिया, डाल दिया, ताकि आपको ये प्ली ना ले सके कि तो इनकम ही नहीं है तो इस पर कटने वाला टैक्स इनकम टैक्स कैसे हुआ, हम तो नहीं दे रहे टैक्स। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी अमाउंट जो ट्रीट कर ली जाए इनकम, उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स देख ली कि लोन लिया है कैश में, है तो नहीं इनकम लेकिन ट्रीट कर लिया जाएगा। अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है अंडर द टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, है तो नहीं इनकम लेकिन इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। फिर लॉस ऑफ इनकम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि लॉस ऑफ इनकम इज़ योर इनकम, और ये मैंने क्या आपको एग्जांपल दी कि जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम ये देख लेंगे कि एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज़ हायर विल बी टैक्सेबल, विच एवर इज़ हायर विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, मिसाल के तौर पर आपको तो मिल रहा है 6 लाख रुपए, आपने अपने कज़न को दे दिया फ्लैट रेंट पे, आपको तो मिल रहा है 6 लाख रुपए, लेकिन मार्केट रेंट चल रहा है 840। तो सर क्या मैं 6 लाख को अपनी टैक्सेबल इनकम में लेके चले जाऊं, क्या मैं 6 लाख पर टैक्स दूंगा? हमने कहा नहीं, 6 लाख प्लस 240 यानी 840 पे आप टैक्स दोगे। हमने कहा सर 840 पे हम क्यों टैक्स देंगे? का इसलिए क्योंकि जो 240 का लॉस है वो आपने खुद अपनी मर्जी से किया है, तो आपकी एक्चुअल इनकम प्लस 240 का लॉस ऑफ इनकम जो आपने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से किया है, वो भी लॉ कहता है कि आपकी इनकम का पार्ट बनेगा और आप 840 के ऊपर टैक्स दोगे। इसीलिए लॉ की वर्डिंग्स क्या है, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका लॉस ऑफ इनकम आपने कर दिया वो आपने अपनी खुद की खुशी से किया है, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, क्या यहाँ तक की बातें मैं समझा पाया हूँ आपको? इनकम की डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर है? सब जवाब दिया करें, सबसे पूछूं क्लियर है? सब जवाब दिया करें ताकि मुझे लगे, पता लगे कि आप लोग जाग रहे हैं। अब हम आते हैं टैक्स की डेफिनेशन के ऊपर। अब आसान सी डेफिनेशन है, टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स। कल मैंने आपको दिखा दिया इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर, उसमें चैप्टर 2 था, दोबारा देख लें। चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स, चार्ज ऑफ टैक्स का एक चैप्टर है। कहा यह जा रहा है कि कोई भी टैक्स जो अंडर चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स के तहत लग रहा है वो भी टैक्स है। सर सिर्फ वो टैक्स नहीं है, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फी या कोई भी सम जो पेबल हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो भी टैक्स है। यानी कि पेनल्टी को, फी को और कोई भी ऐसा सम, यानी कि डिफॉल्ट सरचार्ज भी इसमें आ गया, वो भी इनकम टैक्स है। क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपने ऐसी कोई भी पेमेंट जो ड्यू बनती है इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, अगर आपने पे नहीं की तो आपके खिलाफ वही एक्शन लिया जाएगा जैसे आपने आपकी इनकम पर टैक्स पे नहीं किया। ठीक है, अच्छा भाई, एक बात और देखिएगा, मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन पाकिस्तान। किसी का मैसेज आया है मुझे, जूम चैट डिसेबल्ड है। नहीं, जूम चैट डिसेबल नहीं है मेरे बच्चा, मुझे जवाबात मिल रहे हैं लेकिन 1-2 बच्चों के मिल रहे हैं, मैंने तो डिसेबल नहीं करी है। होस्ट एंड को होस्ट पर आप जवाब दे सकते हैं। चैट तो इनेबल्ड है। इनेबल्ड है चैट मेरा बच्चा। अच्छा खैर, मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन पाकिस्तान। मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन कितने हैं सर? एक सबसे पहले वाला एडवांस टैक्सेस। एडवांस टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो एडवांस टैक्सेस में भी आपके पास आ जाता है क्वार्टरली एडवांस टैक्स
under section 147 advance tax on expenses एडवांस टैक्स ऑन इनकम, ये मैंने कुछ मिसालें लिख दी हैं। एडवांस टैक्सेस पाकिस्तान में किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अच्छा देखो, वैसे दिमाग क्या कहता है, दिमाग ये कहता है कि सर साल ख़त्म होगा, इनकम जनरेट होगी, बॉटम लाइन प्रॉफिट आएगा और उसके बाद हम उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। दिमाग तो यही कहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि मुल्क तो पूरा साल चलना है, पहले दिन से चलना है। मुल्क इंतज़ार थोड़ी करेगा कि आपका साल ख़त्म होगा, आप प्रॉफिट अर्न करोगे और उसके बाद आप अपनी इनकम कैलकुलेट करके टैक्सेस दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आमतौर पर एडवांस टैक्सेस की शक्ल के अंदर टैक्स की कलेक्शन कर लेते हैं आमतौर पर। डेवलप कंट्रीज़ भी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर आपसे मुख्तलिफ एवेन्यूज़ पर, मुख्तलिफ जगहों से आपसे एडवांस टैक्स पहले ले लिया जाएगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरी टैक्सेबल इनकम, अब मैं तो साल ख़त्म होगा तो मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करूँगा। मिस्टर ए पूरा साल ख़त्म होगा, अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मिस्टर ए ने पूरे साल में मुख्तलिफ एवेन्यूज़ के ऊपर टैक्स पे कर दिया हुआ है, एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्स पे कर दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ एवेन्यूज़ के ऊपर जो पूरे साल में एडवांस टैक्स पे किया हुआ है वो निकला 2 लाख। साल के आखिर में उन्होंने अपनी इनकम के ऊपर जब टैक्स की एक्चुअल कैलकुलेशन की वो निकला 3 लाख। 2 लाख वो पहले ही पे कर चुके हैं, 1 लाख रुपए और उन्होंने पे करना है और रिटर्न फाइल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यानी एडवांस में पैसे गवर्नमेंट आपसे ले रही है। किस किस तरह से ले रही है? क्वार्टरली एडवांस टैक्स। हम एक सेक्शन देखेंगे कि जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपना टैक्स इन एडवांस पे कर देती हैं। सेक्शन है 147, नहीं तो 174 पे आ गया। ठीक है, 147। तो कहा यह जा रहा है कि भाई ये तो क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स पे कर देंगे। बिजनेस को कहा जा रहा है तुमने इंतज़ार नहीं करना कि तुम्हारा साल ख़त्म हो और तुम्हारी इनकम जनरेट हो। तुम्हें तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बेसिस पर, प्रायर ईयर की बेसिस के ऊपर एक कैलकुलेशन हम बताएंगे कि किस तरह से तुम प्रॉफिट, किस तरह से तुम अपनी इनकम कैलकुलेट करके क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हमें पहले से टैक्स देना शुरू कर दो। क्या मैकेनिज्म है जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। लेकिन ये मेरी स्क्रीन तो नज़र आ रही है आपको या नहीं आ रही है भाई? पता लगे कि मैं बातें करता जा रहा हूँ और आपको स्क्रीन ही नज़र ना आ रही हो। अच्छा खैर, अच्छा तो क्वार्टरली एडवांस टैक्स सही है, ठीक है। एडवांस टैक्स, अच्छा नमाज का भी टाइम होगा तो अभी हम नमाज का ब्रेक लेंगे 5 से 7 मिनट बाद। ठीक हो गई बात? अच्छा, फिर एडवांस टैक्स ऑन एक्सपेंसेस, ये क्या बात हो गई सर? जी भाई, एडवांस टैक्स एक्सपेंसेस पे भी पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कार्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर एडवांस टैक्स पे होता है। लेकिन जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं है, जो आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, उसके ऊपर एडवांस टैक्स पे नहीं होता। लेकिन अगर बिल जिसके नाम पर है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ना हो तो फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर भी एडवांस टैक्स डिडक्ट हो जाता है अगर वो 25,000 से ज़्यादा इम्पोज हो जाता है, अगर वो 25,000 से ज़्यादा हो।
तो अगर आप लोगों के भी घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एडवांस टैक्स लग रहा है, घर का बिल और एडवांस टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका मीटर जिसके नाम पर है वो ATL में नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। तो उसके लिए बहुत छोटा सा प्रोसीजर आपने करना है। वो प्रोसीजर ये करना है कि आपने वेबसाइट पे जाना है, के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जाना है, और के इलेक्ट्रिक यूज़र अपडेट, कंज्यूमर अपडेट या यूज़र अपडेट लिखें गूगल के ऊपर, तो आपको एक विंडो पे पहुंचा देगा, एक लिंक आ जाएगा, उधर आप जाएं, मीटर नंबर डालें, बाकी सारे डिटेल्स डालें, ओन्ड है आपका, ओन्ड प्रेमिसेस है या रेंटेड प्रेमिसेस है, वो सारी डिटेल आपने डाल दी। और आपने मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब हैं, आपने उनकी डिटेल डाल दी कि भाई ये यूज़र है, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। मीटर पहले जिसके नाम पर है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। ऐसा होता है, बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई या वो बिल्डर मरकब किया है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। या जिसने घर बेचा, पुराना मीटर उसी के नाम पर चलता आ रहा है और मीटर का नाम चेंज नहीं कराया, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। फंस गए आप। तो आपने करना क्या है, के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर जाकर यूज़र अपडेट कर देना है। जैसे यूज़र अपडेट करेंगे तो आपने मीटर का नाम चेंज नहीं कराया, वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन यूज़र अपडेट हो गया और वो यूज़र एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। फॉर एग्जांपल आपके वालिद साहब हैं, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं। अब जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देंगे आप, तो फिर अगले ही महीने से आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एडवांस टैक्स लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको टिप बता दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, और इससे अब आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अगर एडवांस टैक्स लग रहा हो तो आपका काम ये है कि आपने अपने घरों के बिल चेक करने हैं, जिसका भी 25,000 से ज़्यादा बिल आता है, और आजकल जिसके घर में एक AC भी चलता है 25,000 से ज़्यादा बिल उसका आ जाता है, और आपने बताना है कि सर हाँ लग रहा था, नहीं लग रहा था, और हमने ये किया है कि नहीं किया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर भी आपका एडवांस टैक्स लगता है। ठीक है, मोबाइल के रिचार्ज पर लगता है, और अल्लाह भला करते इंटरनेट के बिल्स पर लगता है। इंटरनेट बिल्स के ऊपर आपका एडवांस टैक्स लग रहा होता है। ठीक है, वो एडवांस टैक्स आपका कलेक्ट हो रहा होता है। अच्छा भाई, एडवांस टैक्स ऑन इनकम, अच्छा एडवांस टैक्स भी मैंने लिखा है, या एडवांस टैक्स होगा या टैक्स विदहोल्ड हो रहा होगा, विदहोल्ड हो रहा होगा। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन इनकम। अच्छा सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा इन दोनों में फ़र्क ये है, अच्छा इनकम तो देने वाला जब दे रहा होगा तो वो इनकम देते वक्त पैसे उसमें से काट लेगा। बिजली वाला तो आपसे बिजली के पैसे वसूल कर रहा है, वो आप टैक्स काट के तो नहीं सकता आपका, तो वो उसमें ऐड करके आपसे मज़ीद पैसे ले लेगा। लेकिन इनकम देने वाला फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देते हुए उसी सैलरी में से टैक्स को विदहोल्ड कर लेगा। टैक्स विदहेल्ड ऑन सैलरी, टैक्स विदहेल्ड ऑन डिविडेंड, टैक्स विदहेल्ड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। POD मतलब प्रॉफिट ऑन डेट, टैक्स की दुनिया में सूद को प्यार से प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। सही। अच्छा फिर एक और बात, अपने ही पैसे बैंक से निकलवाने पर एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉवल लगता है, लेकिन इस सब पर नहीं लगता, ये सिर्फ उस पर लगता है जो नॉन ATL पर्सन हो, जिसका नाम ATL में नहीं आ रहा। सही है। अच्छा इस पर भी इस दफ़ा अमाउंट चेंज हुआ है और ये 0.6% से बढ़कर 0.8% हो गया है। तो ये तो लॉ में जब भी कोई चेंज आएगा और रेट बढ़ाना हो कम करना हो वो कर देंगे। ठीक है, और मेरा ख्याल में उसकी लिमिट भी बढ़ाई है, देख भी लेते हैं चलो। अच्छा है, इस बार हम देख भी लेते हैं। 231AB सेक्शन का नंबर है, शायद नहीं होगा तो आगे पीछे होगा भाई कहीं ना कहीं। 231AB यही है। सही है, ये तो 50,000 ही है। 50,000 से ऊपर अगर एक दिन में आप कैश निकालेंगे तो जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिसका नाम आ रहा है वो देखो, पहले 0.6 था, अब ये 0.8 हो गया है। ठीक है, 0.6 था, अब ये 0.8 हो गया है। तो अगर किसी की कैश विड्रॉवल की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बेहतर ये है कि वो रिटर्न फाइल करे और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाए।
ताकि इस इम्पैक्ट से बच जाए। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? डियर स्टूडेंट्स, जी ऐसा ही इमरान। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसेस के ऊपर एडवांस टैक्स माउंट करके लिया जा रहा है और इनकम के ऊपर हमेशा विदहोल्ड किया जाएगा, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? मिसाल दे रहा हूँ मैं, इसको येस जनरलाइज नहीं करना चाह रहा। मिसाल ले लो, जीतो पाकिस्तान में आप ही गए इमरान, आप ही जीतो पाकिस्तान में गए और आपने बाइक जीत ली। क्या बाइक एक प्राइज़ है? जी प्राइज़ है। अब आप बाइक लेके जा रहे हो, बाइक क्या इनकम है? जी इनकम है। कैश की इनकम तो नहीं है लेकिन काइंड में तो है। मिसाल ले रहा हूँ, बाइक की वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब आपने 2 लाख का प्राइस जीत लिया। अब जीतो पाकिस्तान वाला फहद मुस्तफ़ा आपको बाइक तो दे रहा है, लेकिन क्या वो बाइक में से आपका 20% का टैक्स विदहोल्ड कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये मॉनेटरी अमाउंट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? अगर ये मॉनेटरी अमाउंट नहीं है तो वो आपका टैक्स विदहोल्ड नहीं करेगा, टैक्स कलेक्ट कर लेगा आपसे। आर यू गेटिंग दिस? टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता, वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा, विदहोल्ड नहीं करेगा। अच्छा, टैक्स अगर विदहोल्ड हो तो भी आपके लिए, जिसका वो विदहोल्ड हुआ है उसके लिए वो प्रीपेड टैक्स है, एडवांस टैक्स का नेचर है। और अगर आपने एक्सपेंस के ऊपर टैक्स पे किया तो वो भी प्रीपेड टैक्स है, एडवांस टैक्स का नेचर है। अकाउंटिंग एंट्री में तो कोई फर्क नहीं है। अकाउंटिंग एंट्री में तो दोनों ही टैक्सेस आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ही जाने हैं, सही। तो अब वो फहद मुस्तफ़ा जब आपको बाइक देगा तो आपको बोलेगा भैया बाइक आप ले जा नहीं सकते हो, पहले ही 2 लाख की बाइक है, 2 लाख पे 20% यानी कि 40,000, ये टैक्स हम विदहोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट कैश प्राइस। तो आप पहले ही 40,000 रुपये का टैक्स पे करोगे, फिर ये बाइक लेके जाओगे। इमरान, क्या मैं समझा पाया हूँ आपको? 147 का टैक्स भी साल ख़त्म होने से पहले हमने पे कर लिया, प्रीपेड टैक्स है, यानी कि इनकम, बॉटम लाइन इनकम आने से पहले आपने पे कर लिया ना, तो ये प्रीपेड टैक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी नमाज से फ़ारिग हो गए होंगे, सब ने नमाज़ पढ़ ली होगी। नमाज किसी ने नहीं छोड़नी बच्चों, कुछ भी छूट जाए नमाज ना छूटे। और आपको पता है कि सीए फाइनल के पेपर सिर्फ दुआएं ही निकालेंगी इंशाल्लाह, ऐसा ही है। मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन आपको पता है कि दुआओं का बहुत अमल दखल होता है। अच्छा भाई, तो बेटा वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन पाकिस्तान। अच्छा, अब आ जाओ, ये हमने सारी बातें कर ली कि एक तो तरीका ये है कि सर एडवांस टैक्स लिया जाता है, ठीक है। अभी हम रेट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, वो तो जब हम जो सेक्शन पढ़ेंगे उसके रेट्स हमारे सामने आ जाएंगे। एडवांस टैक्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ जाएगा, इंटरनेट बिल्स आ जाएगा, सैलरी, डिविडेंड, पीओडी सब आ जाएगा। कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको एक सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है कि हाउ दिस टैक्स मशीनरी इज़ वर्किंग बेसिकली, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है टैक्स पेड या पेबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम किसे कहते हैं आपको पता है? माशाल्लाह, बिल्कुल आप लोग नोवाइस नहीं हैं, पढ़ के आए हैं, क्या किया पढ़ा है आपने। रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली टैक्स की दुनिया की पीएनएल और बैलेंस शीट है, इसके अंदर आप सारी अपनी इनकम बताएंगे, एक्सपेंसेस बताएंगे, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी बताएंगे, एसेट्स बताएंगे, लायबिलिटीज़ बताएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। तो दिस इज़ रिटर्न ऑफ इनकम जो आपको हर साल फाइल करना है। तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, मिसाल के तौर पर पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है 3 लाख रुपए और आपने एडवांस टैक्सेस में दिए हुए हैं मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपये आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ जमा कराने पड़ेंगे। अगर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है और आपने रिटर्न के पैसे जमा नहीं कराया, टैक्स जमा नहीं कराया, रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस जो एडमिटेड टैक्स की जो अमाउंट है वो आप पे ना करें और उसका चालान पेमेंट्स में जाके लिंक ना करें, रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं होगा। आप में से जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है उनको मेरी बातों का अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा सर, और किस तरह से टैक्सेस कलेक्ट होते हैं? हमने कहा और एक तरीका ये भी है
by FBR through audit, amendment of assessment, best judgment assessment, एटसेट्रा। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन उसमें कोई हैंकी पंकी थी, इनकम छुपाई थी आपने, एक्सपेंसेस आपने गलत डाले थे, या एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होने चाहिए थे, तो एफबीआर ने उसको ऑडिट किया और एफबीआर ने कहा नहीं भाई, तुमने तो बोला है कि तुम्हारा टैक्स बनता है 3 लाख रुपए, हमने चेक किया है तुम्हारा टैक्स बनता है 30 लाख रुपए, तो ऊपर जितना बनता है वो भी पे करो। असेसमेंट को एफबीआर ऑडिट भी कर सकता है, उसको अमेंड भी कर सकता है, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो बेस्ट जजमेंट भी पास कर सकता है। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो बेस्ट जजमेंट भी एफबीआर पास कर सकता है। ठीक है बेटा, ये क्या आपको स्ट्रक्चर समझ आता है? मुझे एक्नॉलेज करें, हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है एवरीवन। अच्छा भाई, आसान आसान बातें चल रही हैं अभी। टैक्स की बात हमने कर ली। अच्छा भाई, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। सेक्शन नंबर 4 is a very powerful section of this income tax ordinance, a very interesting section of this income tax ordinance. क्या है सर ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर? इस सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या है? सेक्शन नंबर 4 हर लॉ का एक बहुत कलीदी सेक्शन हुआ करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता है। अच्छा भाई, तो सेक्शन नंबर 4 आपने कंपनीज एक्ट में भी देखा होगा, तो वहाँ भी सेक्शन नंबर 4 है, यहाँ भी सेक्शन नंबर 4 है, जो पूरे लॉ का स्कोप डिटरमिन करता है। ये सेक्शन नंबर 4 ही है जो इस ऑर्डिनेंस को, इस लॉ को ये पावर देता है कि लगाओ सबकी इनकम पर टैक्स। हम आपको पावर दे रहे हैं कि आप जिसकी भी टैक्सेबल इनकम है आप उस पर टैक्स लगाओ, जो भी पर्सन है उसकी जो भी टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स लगाओ। किस रेट के हिसाब से लगाओ? जो फर्स्ट शेड्यूल में रेट है उसके हिसाब से लगाओ। किसके हिसाब से लगाओ? पीरियड डिटरमिन कैसे होगा? कौन सी पीरियड का लगाओ? टैक्स ईयर के हिसाब से लगाओ। तो ये सारी बातें इस सेक्शन में हम देखेंगे। आओ हम इसको रीड करते हैं और इस सेक्शन के अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज को फिर हम एक्सप्लोर करते हैं। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, तो हमने कहा सर इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, तो इनकम टैक्स की डेफिनेशन हमने देख ली है, इनकम की देख ली, टैक्स की देख ली। शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, हमने टैक्स ईयर की डेफिनेशन नहीं देखी कि टैक्स ईयर हम किसको बोलते हैं। एट द रेट और रेट्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल रेट्स का शेड्यूल है। हमने कहा कि सर इनकम पर टैक्स, ये लॉ इनकम पर टैक्स इम्पोज करेगा, ये सेक्शन इस पूरे लॉ को ये पावर दे रहा है कि ये इनकम पर टैक्स इम्पोज करेगा। सर किस पीरियड के लिए? हर टैक्स ईयर के लिए। सर किस रेट के हिसाब से? रेट्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड हैं। आओ देखते हैं सर फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल ये रहा भाई। फर्स्ट शेड्यूल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट 1 रेट्स ऑफ टैक्स, पार्ट 2 रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, पार्ट 2 ए कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स। ठीक है, मैं फिर से देख लूँ भाई, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। अच्छा, तो मैं इस रेट्स ऑफ टैक्स, अब इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो मैं अभी रेलेवेंट पार्ट को क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रेट नज़र आ रहे हैं। रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स इन एओपी, फिर रेट्स ऑफ टैक्स फॉर कंपनी, रेट्स ऑफ सुपर टैक्स, डिविडेंड टैक्स, पीओडी, सारे के सारे टैक्सेस नज़र आ रहे हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ इंडिविजुअल और एओपी के टैक्सेस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस दफ़ा के अमेंडेड टैक्सेस हैं ये वो आ गए हैं। बहर तौर बताने का मकसद ये था कि जो फर्स्ट शेड्यूल है ये रेट्स का शेड्यूल है। कोई रेट अगर आपको तलाश करना हो, नहीं गुजरा आपकी नज़रों के सामने से कोई रेट, एग्ज़ाम के अंदर कोई ऐसी नई चीज़ आ गई है, उसका टैक्स रेट आपको नहीं पता, आपने कभी उस चीज़ को देखा नहीं है, तो फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा आपको वो रेट। ये बता दिया हमने आपको, सही है? क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम कोर्स कवर करेंगे आपको ऑर्डिनेंस नेविगेट कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, ये बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, एज द केस में भी ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन पर टैक्स लगेगा भाई। पर्सन किसे कहते हैं इसकी भी डेफिनेशन है लॉ में। Who has taxable income, किसकी, जिसकी क्या है टैक्सेबल इनकम, इसकी भी डेफिनेशन है लॉ में।
तो हमने कहा इनकम और इनकम टैक्स तो हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स तो बहुत बड़ा कोर्स है, इनकम टैक्स तो पूरा भी पढ़ना बाकी है। इनकम टैक्स इम्पोज होगा हर टैक्स ईयर के लिए सर किस रेट पर, जो फर्स्ट शेड्यूल में पाए जाते हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल में पाए जाते हैं सर, किस पर लगेगा ये टैक्स, हर पर्सन पर लगेगा जिसकी क्या है भाई टैक्सेबल इनकम। गेटिंग दिस? Income tax payable by a taxpayer for a tax shall be computed by applying the rate of taxes applicable to tax under income tax ordinance. The resulting tax payable shall be reduced by tax credits. अच्छा, फिर सर वो जो अच्छा इसकी सारी डिटेल बातें अभी आने वाली हैं। अच्छा, ये सेक्शन कहता क्या है? ये सेक्शन कहता ये है कि जो भी आपके हेड्स ऑफ इनकम है उनकी इनकम को फिर आप सम करेंगे और उसके ऊपर फिर आप टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे और वो टैक्स कम होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि उसमें से आप टैक्स क्रेडिट्स को भी लेस करेंगे। तो ये वाली बातें अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस पर आने से पहले, क्योंकि हम देखेंगे कि व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम, पहले हम देखेंगे टैक्स ईयर क्या है, पर्सन कौन है, रेट्स के ऊपर हमने नज़र डाल ली है, इतना काफ़ी है। टैक्स ईयर क्या है, पर्सन कौन है, फिर हम देखेंगे टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कैसे होती है। ठीक है, तो आओ एक एक करके चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है टैक्स ईयर का। किसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास? टैक्स ईयर का। अच्छा, पर्सन कौन कौन से होते हैं? पर्सन की भी एक डेफिनेशन है जिसमें 7 तरह के पर्सन हैं, लेकिन हमारे से रिलेवेंट, हमारे काम के जो पर्सन हैं वो है एक, सबसे पहले इंडिविजुअल, नंबर 2 पर AOP और नंबर 3 पर कंपनी। इंडिविजुअल फर्द वाहिद, जैसे मैं और आप। AOP यानी पार्टनरशिप फर्म, 2 लोग मिलकर एक एंटिटी बना रहे हैं। टैक्स की दुनिया में वो एक नई एंटिटी कहलाती है। AOP के अंदर पार्टनरशिप फर्म्स भी आ जाती हैं और जॉइंट वेंचर्स भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा, जॉइंट वेंचर्स भी AOP के अंदर फॉल कर जाते हैं। क्या होते हैं उसकी पूरी टैक्सेशन हमें देखनी है। और कंपनी, तो बेसिकली CA फाइनल के पर्सपेक्टिव से जो हमारी मेन टैक्सेशन रहती है वो कंपनी की टैक्सेशन रहती है, उसके बाद AOP की रहती है और बिल्कुल लास्ट के ऊपर इंडिविजुअल रहती है, जो कि नहीं आती, शाज़िल नादिरी आती है, नहीं आती बल्कि। ठीक है, हाँ AOP की टैक्सेशन आई है काफ़ी दफ़ा, कंपनी और AOP के ऊपर मिलकर सवाल आया है, आता रहता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी की टैक्सेशन है, फिर AOP और इंडिविजुअल तो वैसे ही आपको आ जाएगा जब ये आ गया तो। ठीक होगी बात? अच्छा, कहने का मकसद ये कि सर जब हैं 7 तरह के पर्सन तो आपने 3 तरह के क्यों बताए हैं? आगे आ जाएंगे। हमसे काम के ये 3 ही हैं, बाकी सारे हैं तो पर्सन। मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल भी है, AOP भी है, कंपनी भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, फॉरेन गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हो गए 7। इंडिविजुअल, AOP, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी के हैं क्या देख लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा हमारे से रेलिवेंट काम के नहीं हैं। जो काम थोड़ा बहुत होगा वो हम देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन देखना हमने सभी कुछ है। अच्छा खैर, तो हम जाहिर सी बात है हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होंगे, AOP की बात कर रहे होंगे और कंपनी की बात कर रहे होंगे, तो 99% ऑफ द टाइम हम इन्हीं चीज़ों की बातें कर रहे होंगे। अच्छा भाई, अब आ जाओ टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर हम अकाउंटेंट्स हैं और हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है फॉर अकाउंटिंग ईयर। सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड हुआ करता है और उस पीरियड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करती है। तो जाहिर सी बात है अगर हम टैक्सेबल इनकम का हिसाब किताब निकाल रहे हैं, इनकम टैक्स के लिए हम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम का हिसाब किताब निकालना चाह रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी पीरियड के ही रेफरेंस से होगा। और टैक्स की दुनिया में हम उस पीरियड को कहते हैं टैक्स ईयर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स ईयर। अच्छा, तो बहुत सारे ईयर्स के नाम हम सुनते हैं, मिसाल ले रहा हूँ, ऐसे मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए। कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर, फिस्कल ईयर, फिस्कल फाइनेंशियल ईयर, टैक्स ईयर, ठीक है। और बताओ भाई, ये ईयर्स हैं जिसको हम आमतौर पे, अच्छा भाई, तो हमें पता है कैलेंडर ईयर क्या है भाई, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर है। अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर क्या है, जिसके हिसाब से हम अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करते हैं, बनाते हैं। फिस्कल फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये कंट्री के पर्सपेक्टिव से कहा जाता है कि पाकिस्तान का फिस्कल ईयर या पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर क्या है। दैट्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। और फिर हम बात करते हैं टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर क्या है, तो टैक्स ईयर वो पीरियड जिसमें जिसके रेफरेंस से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है और टैक्स का हिसाब किताब किया जाता है। अच्छा, तो आमतौर पर जो टैक्स ईयर होता है, कंपनीज या बिजनेसेस उसी हिसाब से अपना अकाउंटिंग ईयर भी रख लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टैक्स अकाउंटिंग हिसाब किताब करना ही है तो ऐसा पीरियड रखा जाए कि एक तीसरे दो शिकार हो जाएं, टैक्स ईयर भी एड्रेस हो जाए और अकाउंटिंग ईयर भी एड्रेस हो जाए और ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ना करनी पड़े, ठीक है, बट इट कैन बी डिफरेंट। अच्छा भाई, तो इसका मतलब सर टैक्स की दुनिया में हिसाब किताब होगा टैक्स ईयर के हिसाब से। और टैक्स ईयर की टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स हैं। सबसे पहला टैक्स ईयर कहलाता है हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर को नॉर्मल कहा ही क्यों जाता है, इसलिए कहा जाता है बिकॉज it corresponds with the fiscal year of the country, क्योंकि कंट्री के फिस्कल ईयर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। कंट्री का फिस्कल ईयर क्या है, 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून फिस्कल फाइनेंशियल ईयर। तो सर वो टैक्स ईयर जो इस फिस्कल फाइनेंशियल के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है उसे कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। और ज़्यादातर आवाम का टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है। अगर आप इंडिविजुअल हैं आपका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, आप कोई कंपनी है आपका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। हाँ, कुछ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सनस ऐसे हैं जिसके लिए एफबीआर ने अलग से टैक्स ईयर की डेट्स या मंथ्स डिसाइड किए हैं, वो हम देखेंगे कौन है। लेकिन ज़्यादातर के नॉर्मल टैक्स ईयर, इसलिए इसका नाम ही नॉर्मल टैक्स ईयर, क्योंकि पहली बात ज़्यादातर लोगों का टैक्स ईयर यही है नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी कि ज़्यादातर लोग इसी टैक्स ईयर के रेफरेंस से अपने इनकम का हिसाब किताब करेंगे। और द रीज़न नंबर 2 इज़ इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद द फिस्कल फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंट्री। अच्छा भाई, तो सर जाहिर सी बात है ये 12 महीने का साल है, 1 जुलाई से 30 जून तक का साल है, तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून कब खत्म हो रहा होगा, एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून, और उसे कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। और देखते हैं इसका मतलब क्या है। नॉर्मल टैक्स ईयर अगर 12 महीने का पीरियड है, पता है हमें 12 महीने का पीरियड है, और अगर ये जुलाई 23 से शुरू होकर जून 24 में ख़त्म हो रहा है, तो हमने कहा सर इसको नाम क्या दिया जाएगा। हम ये देखेंगे कि ये जो एंड है, एंड क्या है, एंड कौन सा वाला एंड, हमने कहा सर ये वाला एंड, ये 30 जून 2024 किस कैलेंडर ईयर के अंदर फॉल कर रहा है। हमने कहा सर ये जून 24, ये जैन 24 से दिसंबर 24 यानी कैलेंडर ईयर 2024 के अंदर फॉल कर रहा है। तो हमने कहा फिर इसको हम नाम भी उसी कैलेंडर ईयर के नंबर के रेफरेंस के हिसाब से देंगे, यानी हम इसे कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। तो यानी कि हम जिस टैक्स ईयर के अंदर सांस ले रहे हैं दैट इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2026, ठीक है, क्योंकि ये टैक्स ईयर स्टार्ट कब से हो गया, 1 जुलाई 2025 से ख़त्म होगा 30 जून 2026 में, और जिस कैलेंडर ईयर के अंदर ये ख़त्म होगा उसी के नाम के मुनासिबत से इसका नाम रखा जाएगा, इसका पैट नेम रखा जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही? क्योंकि देखो वरना तो दोनों में फटा हो जाएगा ना, स्टार्टिंग ईयर में और क्लोजिंग ईयर में फटा हो जाएगा। स्टार्टिंग ईयर कहेगा भाई मेरा नाम रखो, क्लोजिंग ईयर कहेगा भाई मेरा नाम रखो। हमने कहा भाई आपका झगड़ा ख़त्म किए देते हैं, जिसमें ये टैक्स ईयर ख़त्म होगा उसका नाम रखा जाएगा। ईजी हो गया। नॉर्मल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द ईयर इन विच द मंथ ऑफ जून
फॉल्स। आसानी के लिए हम बना भी लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर क्या है, शुरू ये हो रहा है कब से, 1 जुलाई 2025 से, और ये ख़त्म होगा कब, और यू गेटिंग दिस। अब से इसको नाम क्या दें, हमने कहा भाई नाम देने के लिए आप करिए लीजिए कि कैलेंडर ईयर की टाइमलाइन भी बना लीजिए, कैलेंडर ईयर की टाइमलाइन भी बना लीजिए। हमने कहा सर अगर हम कैलेंडर ईयर की टाइमलाइन बनाते हैं तो ये है कैलेंडर ईयर की टाइमलाइन, और ये कैलेंडर ईयर शुरू कब से हो रहा है, सर कैलेंडर ईयर तो हमेशा ही शुरू होता है 1 जन से, और हमने कहा कि ये कैलेंडर ईयर ख़त्म कब हो रहा है, December 31 2026 को। तो हमने कहा चूंकि इसका ये जो एंड है ये इस कैलेंडर ईयर के अंदर फॉल कर रहा है, कैलेंडर ईयर 2026 ये इसमें फॉल कर रहा है, इसीलिए हमने कहा कि सर ये कैलेंडर ईयर, चूंकि ये टैक्स ईयर का एंड कैलेंडर ईयर 2026 में फॉल कर रहा है, इसकी टाइमलाइन में फॉल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम भी हम इसी मुनासिबत से रखेंगे, यानी कि हम इसका नाम भी क्या रखेंगे, बोल दो, टैक्स ईयर है तो टैक्स ईयर, और है नॉर्मल टैक्स ईयर तो NTY, मैंने सिर्फ NTY लिख दिया, नॉर्मल टैक्स ईयर 2026। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ हम बात करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की, अब आ जाओ हम बात करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर की बात करते हैं तो इतना हमें पता चल गया कि सर नॉर्मल टैक्स ईयर अगर 1 जुलाई से 30 जून के ऊपर ख़त्म हो रहा है और ये 12 महीने का टैक्स ईयर है, तो स्पेशल टैक्स ईयर 30 जून पे ख़त्म नहीं होगा, उसके अलावा ही ख़त्म होगा, क्योंकि स्पेशल है। नॉर्मल होता तो 30 जून पे ख़त्म होता, लेकिन चूंकि ये स्पेशल है तो 30 जून पर ख़त्म नहीं होगा, ये 30 जून के अलावा कहीं ख़त्म होगा। तो स्पेशल टैक्स ईयर भी पूरे 12 महीनों का साल होता है, जिस तरह नॉर्मल टैक्स ईयर पूरे 12 महीनों का साल है, लेकिन ये स्पेशल टैक्स ईयर कुछ खुसूसी क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आपको पता है जैसे कि बैंक्स हैं, बैंक्स के लिए टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर हुआ करता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पर इनका टैक्स ईयर खत्म होता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर पर इनका टैक्स ईयर 1 जनवरी से शुरू होगा, 31 दिसंबर पर ख़त्म होगा। जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका 30 सितंबर पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो मैं मिसाल ले लेता हूँ कि स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि किसी भी कोई क्लास ऑफ टैक्स पेयर है, उसका टैक्स ईयर शुरू हो रहा है अक्टूबर 2025 से, स्पेशल टैक्स ईयर है, 12 महीनों का साल है, और ख़त्म हो रहा है मिसाल के तौर पर 30 सितंबर 2026 पे, ठीक है। तो हमने कहा सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम NTY तो नहीं होगा, STY होगा, स्पेशल टैक्स ईयर। पता नहीं हमें क्या नाम है इसका, पता नहीं, डिसाइड करना है, तरीका सिखा रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, हमने ये देखना है कि इस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है, किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। यानी कि सर अब इसका नाम डिटरमिन करने के लिए हमने टाइमलाइन कैलेंडर ईयर की नहीं बनानी, वो तो हमने नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए बनानी थी। एक सेकंड दीजिएगा, इसको ज़रा हेडिंग भी दे दो ना मैं। ये हमने पढ़ा था क्या,
नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेशल टैक्स ईयर, और ज़रा हम यहाँ पर एक लाइन भी खींच दें। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेशल टैक्स ईयर। यहाँ पर नॉर्मल टैक्स ईयर यहाँ पे भी एक लाइन खींच दें। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर को डिटरमिन करने के लिए हमने क्या देखा था कि नॉर्मल टैक्स ईयर का एंड किस कैलेंडर ईयर के अंदर फॉल कर रहा है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे स्पेशल टैक्स ईयर के लिए कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। तो हमने कहा फिर आप नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन बना लें। जी, बना लेते हैं। अभी नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2026। थर्टियथ जून, ये फॉल कर रहा है 2027 की टाइमलाइन में, ठीक है। आप देख भी सकते हैं। किस टाइमलाइन में फॉल कर रहा है ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। हमने कहा सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा वाला होगा। सर ये जो टैक्स ईयर 1 जुलाई 2026 से शुरू हो, जो नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 2026 से शुरू हो और 30 जून 2027 पे ख़त्म हो, उसका नाम दिया जाता है उस कैलेंडर ईयर के रेफरेंसेस जिसमें उसका एंड फॉल करता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर इस नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम दिया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2027। जी, अब सर देखना ये है कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। तो हमने देखा कि 30 सितंबर यहाँ कहीं इस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में गिरेगा, इस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में गिरेगा, इस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में कहीं गिरेगा, इसकी छत पे आके गिरेगा। ऐसा है कि नहीं है। तो हमने कहा ऐसा ही है। तो हमने कहा कि सर फिर इसको ऐसा करें कि इस स्पेशल टैक्स ईयर को भी वही नाम दें जो इस नॉर्मल टैक्स ईयर के रेफरेंस से इसका नाम है। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ना ये टैक्स ईयर शुरू 27 में हो रहा है, ना ये टैक्स ईयर ख़त्म 27 में हो रहा है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ गया स्पेशल टैक्स ईयर 2027। सर नाम पर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं भाई। नाम होगा तो काम होगा, नाम होगा तो काम होगा। क्या मतलब सर नाम होगा तो काम होगा। नाम पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। उनका नाम पर फोकस इसलिए किया जा रहा है, नाम डिसाइड करेगा कि कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। शुरू कहाँ से हुआ है। हमने कहा सर शुरू हुआ है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से। अच्छा, तो सर क्या ये 1 जुलाई 2025 को जो टैक्स ईयर शुरू हुआ है, 1 जुलाई 2025 से जो टैक्स ईयर शुरू हुआ है, सर बिल्कुल ये 1 जुलाई का टैक्स ईयर शुरू होने से पहले यहाँ कहीं क्या फाइनेंस एक्ट 2025 आया है। मैंने कहा जी, क्योंकि आपका ही साल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 जुलाई शुरू होने से जस्ट पहले फाइनेंस एक्ट 2025 अप्रूव हुआ है, इनैक्ट हुआ है। सर ये फाइनेंस एक्ट 2025 किस साल के लिए एप्लीकेबल है। हमने कहा आने वाले पूरे साल के लिए, आने वाले पूरे साल के लिए फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। यानी कि इसमें जो रेट अप्रूव हुआ होगा, इसमें जो रेट अप्रूव हुआ होगा, इसमें जो टैक्स के मेजर्स अप्रूव हुए होंगे, इसमें जो रेट अप्रूव हुआ होगा, वो आगे आने वाले इस पूरे साल के ऊपर अप्लाई होंगे। क्या बात समझ आ रही है। तो अगर नॉर्मल टैक्स ईयर 26 है तो रेट्स कौन से अप्लाई होंगे, फाइनेंस एक्ट 2025 के, या जो फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया है उसके, वही बात है, वो अप्लाई होंगे।
इसका मतलब सर अब इस स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर अगर मुझे देखना है कि इस स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर रेट कौन से अप्लाई होंगे, मिसाल ले रहा हूँ मैंने ये पूरे साल की अपनी इनकम निकाल ली है और मुझे अब इस इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है, तो अब मैं कौन से टैक्स रेट्स उठाऊँगा। हमने कहा भैया आप टैक्स रेट्स उठाओगे इसके हिसाब से। आप देखोगे कि टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है, आप क्या देखोगे, टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है। हमने कहा सर स्पेशल टैक्स ईयर 2027 बन रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर 2027 बन रहा है, 27 बन रहा है। तो हमने कहा भैया फिर आप फाइनेंस एक्ट 2026 के रेट्स फॉलो करोगे। फिर आप कौन से वाले रेट फॉलो करोगे, फाइनेंस एक्ट 2026 के रेट फॉलो करोगे, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2026 के रेट्स नॉर्मल टैक्स ईयर 27 पर एप्लीकेबल हैं। आपका ईयर एंड नॉर्मल टैक्स ईयर 27 के अंदर गिर रहा है और आपका टैक्स ईयर का नाम भी हमने स्पेशल टैक्स ईयर 2027 रखा है। तो जब ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 है तो इसके ऊपर फाइनेंस एक्ट लगेगा 2026 का। इसी तरह आपके स्पेशल टैक्स ईयर के ऊपर भी फाइनेंस एक्ट लगेगा 2026 का। तो टैक्स ईयर का नाम डिटरमिन करना, इसको नाम देना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर होती है? ज़रा मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स के अंदर बताओ। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। तो सर क्या जब भी हमें ये स्पेशल टैक्स ईयर देखना पड़ेगा कि ये स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या है, तो क्या हमें ये पूरी डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, क्या हमें ये पूरी टाइमलाइंस बनानी पड़ेंगी? आंसर इज यस एज वेल एज नो। टाइमलाइन बना लोगे तो भी यही आंसर आएगा। और मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ, उस शॉर्टकट के हिसाब से चलोगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। चलो शॉर्टकट बता दें। हमने कहा ये लो शॉर्टकट बता दिया तुम्हें। मंथ, ये चेक कर लो कि ईयर एंड का मंथ कौन सा है। अगर सर वो मंथ ईयर एंड का मंथ है जुलाई टू दिसंबर, या ईयर एंड फॉल कर रहा है जैन टू जून में, मंथ इन विच टैक्स ईयर एंड फॉल्स। हमने कहा सर अगर तो है ये जुलाई, तो क्या होगा, जुलाई से दिसंबर में अगर फॉल करता है तो हमने कहा फिर आप काम ये करना, टैक्स ईयर का नाम देने का तरीका ये है कि आप कैलेंडर ईयर +1 कर देना। और अगर जैन से जून में टैक्स ईयर फॉल कर रहा है, जैन से जून के महीने में टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा है, तो टैक्स ईयर का नाम देने के लिए आप कैलेंडर ईयर का नाम दे देना। हो गया। अब आपको टाइम लाइन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ अप्लाई करते हैं। अब मैं आपसे रैंडम पूछूँ ना, आप मुझे फ़ौरन जवाब दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि टैक्स ईयर एंड हो रहा है अगस्त 2029, अगस्त 2029, क्या अगस्त इस टाइमलाइन इस ब्रैकेट में फॉल करता है? अगस्त 2029, इसका टैक्स ईयर बताओ। तो हमने कहा सर कैलेंडर ईयर +1, टैक्स ईयर 2030। सिंपल हो गया। मैं कहा अच्छा ये बताओ मुझे मार्च 2032, ये इसका टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? मार्च 2032 के अंदर एंड हो रहा है। 31 मार्च 2032 को टैक्स ईयर एंड हो रहा है। हमने कहा मार्च का महीना है, जैन से जून के ब्रैकेट में फॉल करता है, तो जो कैलेंडर ईयर है वही टैक्स ईयर है। सर ये है स्पेशल टैक्स ईयर 2032। क्या आप ये शॉर्टकट समझ गए? अच्छा भाई,
ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब एक और तो और पहले इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं, इन दोनों टैक्सेस को हम पढ़ लेते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीनों का साल होता है और इसको कैसे नाम दिया जाता है कि जिस कैलेंडर ईयर के अंदर ये फॉल कर रहा है, इसका एंड फॉल कर रहा है। स्पेशल टैक्स ईयर भी पढ़ लो। अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग अदर देन 30th June under the repealed ordinance or permitted by the commissioner is termed as a special tax year and is denoted by calendar year relevant to the normal tax year and is termed as a special tax year. It is denoted by the calendar year, उस कैलेंडर ईयर के रेफरेंस से जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर के रेफरेंस में जिसके अंदर नॉर्मल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा होगा, उस कैलेंडर ईयर के रेफरेंस से नाम दिया जाएगा जिसमें नॉर्मल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा होगा। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि उस जिसमें नॉर्मल टैक्स ईयर का एंड फॉल कर रहा होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर का एंड 2027 में फॉल करेगा, तो नॉर्मल टैक्स ईयर का जो नाम होगा वो इसका नाम हो जाएगा। सही है। अच्छा, FBR में परमिट अ क्लास ऑफ पर्सन। अच्छा, FBR ने स्पेशल टैक्स ईयर क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेसिफाई किया है, पूरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं। FBR अगर प्रिस्क्राइब करेगा तो पूरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए प्रिस्क्राइब करेगा। FBR मुझे चिट्ठी नहीं लिखेगा, मुनीर साहब आपका टैक्स ईयर चेंज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। FBR, मिसाल ले रहा हूँ, FBR किसी एक फर्म को एड्रेस नहीं करेगा कि मिसाल के तौर पर मुनीर साहब आपकी फर्म का टैक्स ईयर चेंज कर रहे हैं हम, नहीं। फिर वो सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सारी कंसल्टेंसी फर्म्स का टैक्स ईयर चेंज करेगा तो हमारा भी चेंज होगा। किसी एक बंदे का टैक्स ईयर चेंज नहीं करेगा FBR। अच्छा सर, क्या वो बंदा खुद से रिक्वेस्ट दे सकता है FBR को कि मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दिया जाए? क्या कोई रीज़न हो सकता है उसके पास? जी हो सकता है, अभी हम वही देखेंगे। रीज़न भी हो सकता है, वो FBR को रिक्वेस्ट भी कर सकता है और FBR चाहे तो उसको अप्रूव करके उसका टैक्स ईयर चेंज कर सकता है, लेकिन FBR खुद से किसी एक बंदे का टैक्स ईयर चेंज नहीं करता। अच्छा, FBR में परमिट, आपको परमिशन लेना चाहे तो ले सकता है, क्लास ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल टैक्स ईयर टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर और वाइस वर्सा बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। अच्छा, ये बात हो रही है कि FBR चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में परमिट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि भाई ठीक है आपका ये टैक्स ईयर है, आप चेंज कर लो, नॉर्मल यूज़ कर लो। FBR के पास ये राइट्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स FBR के पास हैं। तो ये ऐसी कोई टेक्निकल बात है नहीं जिसके हम इतनी बहस करें या टाइम ज़ाया करें। सही। अच्छा, और कुछ क्लास ऑफ पर्सन रहते हैं जिसके FBR ने टैक्स ईयर स्पेसिफाई किए हुए हैं। कौन से हैं भाई? कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जैसे मैंने आपको बताया था 30 सितंबर है। राइस एक्सपोर्टर्स, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज 31 दिसंबर है। कॉटन गिनर्स, राइस हस्किंग यूनिट एंड ऑयल मिल्स ये 31 अगस्त है। और शॉवल्स मैन्युफैक्चरर्स, शॉवल्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनका है 31 मार्च। एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका, एग्जाम्पल हम कर भी चुके, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर तो स्पेशल टैक्स ईयर है जैन 21 से दिसंबर 21, तो अब सर ये स्टार्ट भी 21 में हो रहा है, ये ख़त्म भी 21 में हो रहा है, लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसका नाम क्या है? 2022। ये मैंने आपको इसी तरह की एग्जांपल दी थी कि ये स्टार्ट 25 में हो रहा है, एंड 26 में हो रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है? 27। ठीक हो गई बात? तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब उसके बाद आता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आता है। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का क्या मतलब है? आ जाओ देख लेते हैं पहले, फिर रीडिंग कर लेंगे। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आता है। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में हो ही रहा होगा, मिसाल ले रहा हूँ कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में पूरा एक नॉर्मल टैक्स ईयर गुजार के बंदा आया है। ठीक है, मिसाल ले रहा हूँ कि दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। ये जो लाइन है, एरो की जो लाइन है, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 जब ख़त्म हुआ होगा 30 जून के ऊपर ख़त्म हुआ होगा, तो इस टैक्स पेयर की कोई वजह रही होगी, कोई रीज़न रहा होगा, और रीज़न पे हम बात करते हैं। इसने कमिश्नर को एप्लीकेशन दी कि मेरा है तो नॉर्मल टैक्स ईयर, लेकिन कुछ ऐसा करें कि मेरा टैक्स ईयर चेंज होके स्पेशल बन जाए। FBR ने कहा भाई अच्छा,
ऐसा तुम्हें क्यों करना है? ऐसा तुम्हें क्यों करना है भाई? है कोई हमारा रीज़न देख लेंगे अभी। लेकिन जब ये नॉर्मल टैक्स ईयर ख़त्म हो गया तो इसने कहा भाई अभी नॉर्मल टैक्स ईयर से मुझे ईयर चेंज करना है, और मेरा जो अगला साल है, जो मेरा नया टैक्स ईयर है, वो शुरू होना चाहिए 1 अक्टूबर से। अच्छा भाई, तो नया साल अगर आपका शुरू होगा 1 अक्टूबर से, इसका मतलब ये हुआ कि 30 जून 25 को पुराना वाला, पिछला वाला कंप्लीट टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हुआ। हमें वो नॉर्मल टैक्स ईयर कंटिन्यू नहीं करना किसी रीज़न की वजह से, रीज़न देख लेते हैं। और हमने कमिश्नर को एप्लीकेशन डाल दी, और हमने कहा कि हमें नया टैक्स ईयर शुरू करना है 1 अक्टूबर से। कमिश्नर बोलेगा ठीक है, प्रोसेस फॉलो कीजिए और स्पेशल टैक्स ईयर आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, पुराना जो फुल टैक्स ईयर है उसका तो पूरे साल का रिटर्न चला जाएगा। नया जो स्पेशल टैक्स ईयर है उसका पूरे साल का रिटर्न फाइल हो जाएगा, इनकम का, पूरे साल का। सर इसका क्या होगा? क्या इस पीरियड में जो इनकम कमाई है एफबीआर उस पर टैक्स नहीं लेगा? क्या बिल्कुल लेगा, और आपके हालत में हाथ डाल के लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो सर इस पीरियड को क्या बोलेंगे? हम इस पीरियड को बोलेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या कहेंगे? अब मैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब मैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन बना लेता हूं। सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर till the start of the date when the new tax year begins. Transitional tax year is the period between the whole full tax year and the date from which the new changed tax year begins. इन दो डेटों के दरमियान का जो हिस्सा है वो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस। अच्छा, ये टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस की जो बात हो रही है, ये चेंज किसी भी तरह हो सकता है। नॉर्मल से स्पेशल भी हो सकता है, स्पेशल से नॉर्मल भी हो सकता है, और स्पेशल से स्पेशल भी हो सकता है। Where the tax year of a person changes the period when the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed tax year commences. ठीक है, प्रायर टैक्स ईयर का एंड से लेकर जब न्यू टैक्स ईयर बिगिन हुआ उसके दरमियान का जो हिस्सा जो यतीम रह गया, जो ना पिछले पुराने फुल टैक्स ईयर में फॉल कर सका, जो ना नए स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर आया, वो यतीम रह गया। लॉ कहता है कि वही है ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसमें एक ख़ास बात है, वो क्या कि ये होता है फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ये होता है लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये पुराना टैक्स ईयर है, ये पुराने टैक्स ईयर का एंड है। कौन सा वाला? ये वाला 30 जून ख़त्म हो गया। हमने कमीशन को अप्लाई किया हुआ था कि हमें अगला वाला टैक्स ईयर शुरू करना है 1 अक्टूबर 25 से, ताकि हमारे साइकिल चेंज हो जाए, टैक्स रिपोर्टिंग साइकिल चेंज हो जाए। हमने टैक्स रिपोर्टिंग साइकिल चेंज कर लिया। अब अगले साल से हमारा टैक्स ईयर कौन सा होगा? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो पीरियड है, कौन सा वाला जो पीरियड है? ये वाला जो पीरियड है, ये तो था पूरा फुल नॉर्मल टैक्स ईयर। इसका रिटर्न फाइल हो गया, हिसाब किताब एफबीआर को दे दिया हमने। फिर ये जो येलो से प्रेजेंट हो रहा है, ये स्पेशल टैक्स ईयर है पूरा, इसका हिसाब किताब एफबीआर को दे दिया हमने, टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया।
मैं कह रहा हूँ इन दो के बीच में ये तो बेचारा यतीम रह गया, जो ना इस घर में फॉल हुआ, जो ना इस रिटर्न में फॉल हुआ। ये कह रहा है मैं कहाँ जाऊँ। हमने कहा तू टेंशन नहीं ले, तेरे लिए अलग रिटर्न बनेगा एक, और तेरे अलग रिटर्न खुलेगा, तेरा टैक्स पीरियड ही अलग है। तो पोर्टल पर ऑप्शन होता है ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड का, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का, ठीक है। तो हमने कहा ये होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और इस ये 12 महीने से कम का पीरियड होगा, इसका अलग से रिटर्न फाइल होगा, इसकी अलग से फाइलिंग होगी। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा सर ये इसकी अलग से फाइलिंग तो होगी, इसका नाम बता दें क्या है, अभी बता देते हैं। अच्छा ये बता दो मुझे कि ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर शुरू कब से हुआ है। वेरी सिंपल, 1 जुलाई से शुरू हुआ है। हमने कहा अच्छा ये बता दो कि ये एंड कहाँ पे हुआ है। मैंने कहा बहुत आसान बात है, ये एंड हुआ है 30 सितंबर 25। तो हमने कहा एंड अगर ये 30 सितंबर 2025 को हुआ है, स्टार्ट 1 जुलाई से हुआ है, और ये ख़त्म हुआ है 30 सितंबर 2025, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का ये टैक्स पीरियड है। देखा इस 3 महीने के टैक्स पीरियड का रिटर्न भी जमा होगा, और सर इस 3 महीने के टैक्स पीरियड का हम नाम भी रखेंगे। सर 3 महीने के टैक्स पीरियड का क्या नाम रखेंगे आप? हमने कभी बताते हैं क्या नाम रखेंगे। हमने कहा इसको हम नाम उसी पैटर्न के ऊपर रखेंगे जिस पैटर्न के ऊपर हमने स्पेशल टैक्स ईयर का नाम रखा था। यानी हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, और उसके ऊपर वही शॉर्टकट भी अप्लाई होगा जो मैंने आपको स्पेशल टैक्स ईयर में बताया था। तो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर ये स्पेशल टैक्स ईयर का एंड 30 सितंबर में फॉल कर रहा है, सिर्फ 30 सितंबर 2025 में फॉल कर रहा है, तो इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा 2026 का कैलेंडर ईयर +1 करेंगे हम। इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा आर यू गेटिंग दिस बेटा? क्या ये बात सबको क्लियर होती है? मुझे कंफर्म करो बेटा प्लीज़, जब तक मैं एक और बिस्किट खा लूँ। माजरत आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, जूम ने ऐसी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं दी है कि बिस्किट शेयर हो सके। बेटा क्या ये क्लियर है आपको बात? मुझे कंफर्म कर दें। बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास आपको कल डे एंड तक मिलेगी। क्लियर है बेटा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एंड देखो, एंड क्या है? 30 सितंबर 2025। बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट होगा जिस तरह स्पेशल टैक्स ईयर कैलकुलेट हुआ था। यानी कैसे? यानी ये देख लो कि ये 30 सितंबर 2025 किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करेगा। ठीक, ये तो ये देख लो जैसे आपने यहाँ देखा था, बिल्कुल वैसे ही देख लो कि ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करेगा। टाइमलाइन बना लो, या इसके ऊपर यही शॉर्टकट लगा लो जो मैंने स्पेशल टैक्स ईयर का बताया था। तौकीर अब क्लियर है बेटा? ज़बरदस्त। तो मैंने समझा दिया आपको ये, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ भी आ गया, सबने एक्नॉलेज भी कर दिया मुझे। इजी बात है, इसको इतनी टेंशन ना लो इसकी। सही, नाम कैसे रखेंगे? नाम कैसे रखेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर है, देख लेंगे कि किस कैलेंडर, इसका एंड किस कैलेंडर ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, वही नाम रख देंगे 2626। ठीक है। स्पेशल टैक्स ईयर है, देखेंगे कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, उसी नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से हम स्पेशल टैक्स ईयर का नाम रख देंगे।
बात खत्म। शॉर्टकट क्या, ये देखो कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड महीने किस महीने में फॉल कर रहा है, जुलाई से दिसंबर में कर रहा है तो कैलेंडर ईयर +1 कर दो, जन टू जून में कर रहा है तो टैक्स ईयर वही होगा जो कैलेंडर ईयर है। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसे स्पेशल टैक्स ईयर का तरीका है, बात खत्म। बस आपको ये बताना चाहिए ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलते किसको है, आपको पता लग गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलते किसको है। हमने टैक्स ईयर चेंज करना है, नॉर्मल से स्पेशल में जाना है या स्पेशल से नॉर्मल में जाना है या स्पेशल से स्पेशल में जाना है, तो बीच में कुछ ना कुछ पीरियड ऐसे रहेगा जो यतीम रहेगा, जो ना पिछले पुराने वाले पीरियड में फॉल करेगा, जो ना नए पीरियड में फॉल करेगा। सर वो क्या रहेगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, लेकिन हमें पता है ये ईयर ऐसे ही लिखा हुआ है ये 12 महीनों से कम का पीरियड, जिसको बोलना चाहिए ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड। इसको नाम कैसे देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेशल टैक्स ईयर को देते हैं। ये देख लेंगे कि इसका एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, पहली बात, या दूसरी बात इसी फॉर्मूले से देख लेंगे। तो अब ज़रा देखो 30 सितंबर 2025 है, तो हमने कहा सर 30 सितंबर 2025 इस बैंड में फॉल करेगा, जी करेगा। 25 है तो कैलेंडर ईयर +1 कर दो, यानी कि 26, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2026। ठीक, अब आ जाओ वापस से। ए होगा <12 months का, तो ये मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझा दी, पढ़ लीजिएगा इसको। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर, इसको मैं रीड करने से पहले इसका मैं आपको मरकज़ी ख्याल खुलासा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप खुद रीड करोगे ना, रीडिंग आप खुद भी कर सकते हो, मेन है कॉन्सेप्ट देना, तो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सर चेंज इन टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट दे दें, मरकज़ी ख्याल बता दें। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप मरकज़ी ख्याल बड़ा अच्छा बताते हैं, कोई भी चीज़ है आप उसको आसान सादा सलीस अल्फाज में मरकज़ी ख्याल जो समेट देते हैं उससे चीज़ को क्लियर हो जाती है, याद रखने में आसानी होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उस चीज़ का मरकज़ी ख्याल बता दूँ, रादर देन रोमिंग अराउंड राउंड एंड राउंड, लाइन पे लाइन पढ़ना है, ठीक है पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे हमारा मेन कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर का मरकज़ी ख्याल क्या है, तो इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि ये क्या चेंज हो सकता है, जी हो सकता है। क्या कोई टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है, जी कर सकता है। तो क्या तरीका होगा, कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। कमिश्नर कौन होता है, FBR का कारिंदा, FBR का बंदा। FBR इज़ अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसका बंदा है, उसका एम्प्लॉई है कमिश्नर, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, चिट्ठी डालनी पड़ेगी आपको कि भाई मुझे टैक्स ईयर चेंज करना है। तो आपसे पूछेगा कि भाई आपको टैक्स ईयर क्यों चेंज करना है, तो आपको कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, अपनी ज़रूरत बतानी पड़ेगी। कंपेलिंग नीड कहते हैं अशद ज़रूरत को, तो आपको अशद ज़रूरत शो करना पड़ेगी। अशद ज़रूरत ये नहीं हो सकती कि भाई मेरा बर्थडे इस मंथ में फॉल करता है तो आप स्पेशल टैक्स ईयर ये वाले मंथ का दे दो मुझे, या मुझे ख्वाब में कोई बाबा जी आए थे उन्होंने कहा था कि ये आपका टैक्स ईयर आप चेंज कर दो तो आपकी इनकम ज़्यादा आएगी। दिस इज़ नॉट कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड उसको बोलते हैं मिसाल के तौर पर जो सबसे कॉमन होता है, कोई सब्सिडरी है, उसकी पेरेंट कंपनी फॉरेन कंट्री में है, या कोई सब्सिडरी है वो दूसरी इंडस्ट्री में है, उसकी पेरेंट कंपनी कोई दूसरी इंडस्ट्री में है। मिसाल ले रहा हूँ, पेरेंट कंपनी बैंक है, सब्सिडरी कंपनी कोई दूसरी कंपनी है, तो बैंक का ईयर एंड है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और सब्सिडरी कंपनी का मिसाल के तौर पर 1 जुलाई टू 30 जून। अब लॉ कहता है कि इनके रिजल्ट्स को कंसोलिडेट भी करना है, तो सर डिफरेंट टैक्स ईयर्स के साथ कंसोलिडेशन विल बिकम डिफिकल्ट। तो अब सब्सिडरी कंपनी या तो रिक्वेस्ट कर लेगी कमिश्नर को, या पेरेंट कंपनी कमिश्नर को रिक्वेस्ट करके अपना टैक्स ईयर चेंज करा लेगी, ताकि जब कंसोलिडेशन हो तो हमें अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स और ख्वारी न करनी पड़े। सिर्फ एक यही रीज़न हुआ करता है टैक्स ईयर चेंज करवाने का, और कोई रीज़न आमतौर पर होता नहीं है, और कोई कंपेलिंग नीड आमतौर पर होती नहीं है। ठीक होगी बात। तो कमिश्नर को आपको अपनी अशद ज़रूरत शो करना पड़ेगी। कमिश्नर चाहे तो अप्रूव भी कर सकता है आपकी ज़रूरत के तहत आपकी एप्लीकेशन को, कमिश्नर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया तो आपको वो नोटिफाई कर देगा, वो ऑर्डर पास कर देगा चेंज ऑफ टैक्स ईयर का, और ऑर्डर में जो डेट लिखी हुई होगी उस डेट से आपका नया टैक्स ईयर इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि उस डेट से आपका नया टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई किया हुआ था, मैं से अप्लाई किया हुआ था कमिश्नर को, भाई मुझे टैक्स ईयर चेंज करना है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टैक्स ईयर 1 सितंबर से शुरू हो जाए। तो अब कमिश्नर का ऑर्डर आया होगा, मिसाल ले रहा हूँ 15 सितंबर को, लेकिन उस ऑर्डर में लिखा हुआ होगा कि आपका नया टैक्स ईयर 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। तो जो डेट ऑर्डर में लिखी हुई होगी कमिश्नर के अप्रूवल के ऑर्डर में, उसी डेट से वो नया टैक्स ईयर आपका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा। तो सर ये तो अच्छी बात हो गई।
लेकिन कमिश्नर क्या भी कर सकता है, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है भाई, रिजेक्ट भी कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पिछले सालों में उसने स्पेशल टैक्स ईयर चेंज करने की अप्रूवल दे दी थी, लेकिन बाद में वो रीज़न या वो सर्कमस्टांसेस वैलिड नहीं रहे, इसलिए उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, सॉरी विड्रॉ कर दिया, पहली दी हुई परमिशन को विड्रॉ कर दिया। तो सर अगर वो पहले से दी हुई परमिशन को किसी आगे के साल में विड्रॉ करेगा तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, आपकी बात सुनेगा, आपका रीज़न सुनेगा और फिर फैसला देगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ये लॉ में बेसिक राइट है टैक्स पेयर के लिए। अच्छा सर, ये तो हो गया कि भाई अगर उसने विड्रॉ किया तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और सर वो क्या कि मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे टैक्स ईयर चेंज करना है और उसने रिजेक्ट कर दी, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आप उसके अगेंस्ट रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सर क्या मैं कमीशन अपील के पास नहीं जा सकता? नहीं। क्या मैं ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकता? नहीं। क्या मैं हाई कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं। ये सारे जुडिशरी चैनल्स हैं टैक्स की दुनिया के, लेकिन मैं किसी भी जुडिशरी चैनल के ऊपर नहीं जा सकता, मैं किसी भी जगह इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। वजह उसकी ये कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और लॉ कहता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर आप इन जगहों पे लेके मत जाओ। आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दो और रिव्यू एप्लीकेशन फाइल होगी टू चेयरमैन एफबीआर, बोर्ड को फाइल होगी। तो सर ये कमिश्नर भी तो बोर्ड का बंदा है, तो जब भी ये लिखा जाए कि ये फाइल होगी टू बोर्ड, तो हम ये अंडरस्टूड बात है कि हम बात कर रहे हैं चेयरमैन एफबीआर की, यानी कि ये एफबीआर के इदारे का सबसे टॉप पे बॉस है। कमिश्नर तो चलो उसके नीचे कोई एम्प्लॉई है, लेकिन चेयरमैन एफबीआर की जब हम बात करेंगे तो वो उस इदारे का बॉस है, उसके पास वो रिव्यू एप्लीकेशन जाएगी और उसका डिसीजन फाइनल कंसीडर होगा। उसके बाद आप उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। क्या बात समझ आ रही है आपको? ये मैंने आपको मरकजी ख्याल बता दिया, यही बातें सारी यहाँ लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर्सन यूजिंग नॉर्मल टैक्स ईयर में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, और जो स्पेशल यूज़ कर रहा है वो नॉर्मल में चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। कमिश्नर ग्रांट कर देगा परमिशन इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ कब? बोलो भाई, जब आप क्या शो करोगे? कंपेलिंग नीड शो करोगे, ठीक है। कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है कमिश्नर, कुछ कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है कि भैया ठीक है, आपका पेरेंट के साथ अपना स्पेशल टैक्स ईयर कोइंसाइड करवाना चाह रहे हैं, तो अब आप पेरेंट्स के अकाउंट भी सबमिट करें या सब्सिडरी के अकाउंट भी सबमिट करें, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। ऑर्डर शेल बी मेड आफ्टर प्रोवाइडिंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी, अच्छा ठीक हो गई बात। The order shall be made after providing the applicant an opportunity of being heard, and where the application is rejected, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, और अगर रिजेक्ट करेगा तो उसके रीजंस भी बताएगा। द ऑर्डर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट बीइंग द फर्स्ट डे, और ऑर्डर में जो डेट लिखी हुई होगी वही फर्स्ट डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर होगी, मैं बता चुका, इफेक्टिव फ्रॉम द डेट जो ऑर्डर में स्पेसिफाइड होगी। कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग द पर्सन कंसर्न एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय एन ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड, और मैंने कहा कि अगर आप उसने पहले परमिशन दी हुई थी उसको विड्रॉ करना है तो भी वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाइड है कमिश्नर के डिसीजन से तो वो क्या कर सकता है? अच्छा, कमिश्नर के कौन से डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है कि कमिश्नर ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी या पुरानी परमिशन को विड्रॉ कर लिया, तो सर अब वो क्या करेगा? अब वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा, किसको? एफबीआर को, और एफबीआर का डिसीजन फाइनल होगा। और मैंने आपको ये बता दिया कि जब बात हो इस तरह से तो इसका मतलब होता है चेयरमैन एफबीआर, ठीक है बेटा। मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दें, कि आपको ये बात समझ आ गई, मरकज़ी ख्याल वाला जो आइडिया था वो आपको समझ आ गया, क्योंकि ये मरकज़ी ख्याल वाली चीज़ मैं काफ़ी जगहों पर करूँगा आपकी आसानी के लिए, मेरी आसानी के लिए नहीं, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो इज़ इट क्लियर बेटा? ज़बरदस्त। तो बेटा 10 से 15 मिनट हम और पढ़ेंगे, आप मुझे भी याद दिला दीजिएगा, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये क्लास अभी चूँकि शुरू की चल रही है तो हम थोड़ा सा ज़रा हौला हाथ रख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा लेकर चल रहे हैं हम, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी जैसे ही मेरी कैफ़ की क्लासेस इंशाल्लाह कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी तो हो सकता है कि मैं कुछ डे बढ़ा भी दूँ सितंबर के बाद, सितंबर के महीने से शायद हमारे कुछ डेज़ बढ़ जाएँ और शायद क्लास की टाइमिंग भी बढ़ जाए, मैं 10 बजे तक भी कर दूं शायद क्लास, ठीक है। तो अभी शुरू के दिन थोड़ा सा ज़रा हल्का हाथ है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ज़रा हमें टफ चलना पड़ेगा। अच्छा भाई, एक बात यहाँ लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं बेटा।
नोट, अ टैक्स ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स अंडर द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस। ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स ईयर 12 महीनों से कम का हो। ये बहुत एक स्पेशल सिचुएशन है। स्पेशल सिचुएशन के अंदर ये अहकामात इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ से जारी किए गए, लॉ ने जारी किए। आम हालात नहीं है, ये स्पेशल हालात हैं। क्या सर? सेक्शन 117 का सब सेक्शन 2 है कि अ टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल अ रिटर्न ऑन डिस्क। अगर कोई अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, इवन इफ इट कंप्राइजेस से 50 days, द पीरियड विल ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर। तो अगर अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करता है, टैक्स ईयर शुरू हो गया था, 1 जुलाई से टैक्स ईयर शुरू हो गया, उसने 50 दिन या 100 दिन काम किया और फिर अपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब लॉ कहता है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, 100 दिन, वो 100 दिन विल बी अ टैक्स पीरियड। सिंपल। या कोई बंदा पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, अ टैक्स पेयर हु इज लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू पाकिस्तान शैल गिव टू द कमिश्नर अ नोटिस एंड फाइल अ रिटर्न कमेंसिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल द डेट ऑफ द प्रोबेबल डिपार्चर। वो भी सेपरेट और डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर कंसिडर हो जाएगा। तो ये बातें मुख्तलिफ सेक्शंस में लिखी हुई हैं। ये बहुत स्पेशल केसेस हैं जिसमें टैक्स ईयर लिमिटेड नंबर ऑफ डेज का हो जाएगा। ठीक है, ईजी बात थी, हमने पढ़ ली। फिर ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा टैक्स ईयर होगा। आप लोग इसको खुद फिल कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे क्या खुद फिल करेंगे, हम देख भी लेते हैं। 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितंबर 2014, तो ये नॉर्मल तो नहीं है, ये स्पेशल टैक्स ईयर ही। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर है और सितंबर में इसका एंड फॉल कर रहा है, तो हमने कहा सर ये होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2015। ये क्या होगा, 1 जनवरी से 21 दिसंबर, 1 जनवरी से शुरू हुआ 21 दिसंबर। तो क्या है, 12 महीने का साल बना, 12 महीने का पीरियड बना। मैंने कहा नहीं सर, 12 महीनों का पीरियड ये नहीं बना, 12 महीनों का पीरियड नहीं बना। ठीक है, तो जो 12 महीनों का पीरियड नहीं है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। आर यू गेटिंग दिस? वो 12 महीनों का पीरियड नहीं है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये 21 ये टाइपो हो गया हो, ये 31 हो, ये टाइप हो गया हो। ठीक है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा। नाम रखने का तरीका दोनों का सेम है। दिसंबर का महीना है, जो कैलेंडर ईयर है +1 कर देना, यानी कि 2015। 1 सितंबर से 31 अगस्त 2014, ये पूरे 12 महीनों का साल है, स्पेशल टैक्स ईयर है। और स्पेशल टैक्स ईयर 2015, ये भी 12 महीनों का साल है, स्पेशल टैक्स ईयर है, जून पे ख़त्म नहीं हो रहा और जन टू जून में ही इसका मंथ है, तो ये है स्पेशल टैक्स ईयर 2014। ये 1 जुलाई से 31 दिसंबर, ये भी अल्लाह भला कर दे 12 महीनों का साल नहीं बनता, ये भी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। 6 महीने का पीरियड है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। और ये होगा चूँकि दिसंबर में इसका ईयर एंड फॉल कर रहा है, तो कैलेंडर ईयर +1 कर देंगे हम, तो ये बनेगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2019। और ये चूँकि बिल्कुल नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। इज एवरीवन क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस? अच्छा भाई, अब आ जाओ पर्सन के ऊपर। पर्सन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। द फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैंने को बता दिया था कि मेन जो हमारे काम के हैं वो कौन से हैं, इंडिविजुअल है, कंपनी है और एओपी है। अच्छा, और इसके अलावा हैं फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको मैं सिर्फ, आगे आ भी जाएंगी चीज़ें। फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक अलग पर्सन है। सर पर्सन है तो क्या उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्या उस पर टैक्स लगाएंगे? फिर तो ऐसा ही हो गया कि मैं अपनी ही इनकम पर टैक्स लगा दूँ। तो हमने कहा पर्सन बोल दिया है हमने, फेडरल गवर्नमेंट की इनकम भी आती है, लेकिन आगे ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन आएगा जिसमें हम ये देख लेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट है। फॉरेन गवर्नमेंट, क्या फॉरेन गवर्नमेंट यहाँ पे कोई वेंचर कैरी आउट कर सकती है? कर सकती है। फॉरेन गवर्नमेंट यहाँ पे एक्टिविटी कर सकती है, उससे उसकी इनकम भी हो सकती है। तो फॉरेन गवर्नमेंट इज ए सेपरेट पर्सन।
पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट क्या मतलब हुआ इसका, जिस तरह यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट होती है, KMC लोकल गवर्नमेंट होती है, इसी तरह पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का भी सब डिवीजन हो सकता है। जैसे UK के अंदर होती हैं काउंटीज़, वेरियस काउंटीज़ होती हैं, तो वो पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट है, ठीक है। वो अगर यहाँ पे कोई UK की कोई काउंटी है, उसने पाकिस्तान में कोई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी है, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो इज़ अ सेपरेट पर्सन। अच्छा, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सब डिवीजन, इससे मुराद एम्बेसी नहीं है, फॉरेन गवर्नमेंट का कोई सब डिवीजन। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है ना, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब डिवीजन, उसी तरह फॉरेन गवर्नमेंट की सब डिवीजन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, UK में काउंटीज होती हैं, ठीक। सो क्या उस तरह की कोई सब डिवीजन पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी कर सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती है? आंसर इज यस, पर्सन है। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस कोई ऐसा प्रोजेक्ट कैरी आउट कर सकता है यहाँ पे जिससे उसको कोई इनकम हो जाए, पैसिव इनकम हो जाए, कुछ हो जाए? आंसर इज यस, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये पर्सन्स हैं क्या, आगे अगर होगा तो आ भी जाएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो जितनी मैंने बात बता दी है उतनी आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। अच्छा भाई, तो AOP किसे कहते हैं? AOP की डेफिनेशन हम जब AOP की टैक्सेशन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में वैसे भी देखेंगे हम, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसमें पार्टनरशिप्स फॉल कर जाती हैं और जॉइंट वेंचर्स। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? AOP इंक्लूड्स अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि ये लॉ प्री पार्टीशन, जाहिर सी बात है सब कॉन्टिनेंट था, इंडिया पाकिस्तान सब मिक्स था, तो ये लॉ वहीं से कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जॉइंट फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर जो बिज़नेस चल रहा है उसमें बाप दादा चाचा भाई भतीजा सब काम कर रहे हैं। सो बेसिकली दैट कंबाइंड फैमिली बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन AOP। वो सारे उसके पार्टनर्स कंसिडर होंगे। यानी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जब भी हम सोचते हैं हमारे जहन में कंपनी आ जाता है कि सर कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट आता है हमारे जहन में, ऐसा ही है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन कंपनी ही है, तो सर क्या वो AOP में आएगी? लेकिन हमने कह दिया एंड में, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, यानी कि कंपनी तो इसकी डेफिनेशन में नहीं आ सकती, इसलिए कंपनी तो यहाँ से निकल गई। सर फिर कौन सा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आएगा इसके अंदर? फिर कौन सा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आएगा इसके अंदर? हमने कहा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा भाई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया जॉइंट वेंचर में क्या होता है, सुनना ज़रा। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है। सर इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली तो ये तो पार्टनरशिप फर्म बन गई। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी और कंपनी सी, इन तीनों ने मिला के एक पार्टनरशिप कर ली। तो अब ये एसोसिएशन ऑफ नेचुरल पर्सन तो नहीं है, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल पर्सन तो नहीं होगी, तो ये इसमें आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आ गया ना, ये एक बॉडी जो बन गई। एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, और फॉरेन लॉ के तहत भी अगर कोई बॉडी बनी है वो भी इसमें आ जाएगी। तो सर फॉरेन लॉ के तहत क्या बनी है? फॉरेन लॉ के तहत तो फॉरेन कंपनी बनी है, तो क्या वो AOP में आ जाएगी? लेकिन नहीं, फॉरेन लॉ के तहत जो फॉरेन कंपनी बनी है ना, वो कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। कहाँ चली गई? ये रही। फॉरेन लॉ के अंदर जो फॉरेन कंपनी बनी है ना, वो तो कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। तो सर यहाँ पर फॉरेन लॉ के तहत कौन सी बॉडी बनी है जो यहाँ आ रही है? हमने कहा फॉरेन लॉ के तहत फॉरेन AOP नहीं बन सकती है, बन सकती है। तो फॉरेन लॉ के तहत अगर फॉरेन AOP बनी तो वो भी यहाँ पे AOP की डेफिनेशन में आ जाएगी। अच्छी बात है। अच्छा भाई, कंपनी की डेफिनेशन देखें हम। कंपनी की डेफिनेशन देखने के लिए हमें चाहिए टाइम। कंपनी की डेफिनेशन देखने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा टाइम, लेकिन हम इसको क्विकली डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितनी होती है। अच्छा, कंपनी मीन्स, कंपनी की डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है? कंपनी मीन्स, इसका मतलब कंपनी की डेफिनेशन वो है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जैसे कंपनी कह रहा है। आपको अब कंपनी की डेफिनेशन देखने के लिए कंपनीज एक्ट में नहीं जाना, इंक्लूड्स नहीं बोला इसने, मीन्स
ठीक है, तो हम यही की डेफिनेशन देखनी है। अच्छा, इसमें मीन्स किया, मीन्स कहते हुए इसने फिर ये सारी चीज़ें दे दी। इसका मतलब ये सब कंपनी है। सर इतनी सारी चीज़ों को कंपनियाँ क्यों बोल दिया इसने, कि वाकई कंपनियाँ हैं? तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम आम जिंदगी में, आम हालात में कंपनी नहीं कंसिडर करते। तो सर लॉ ने उसको कंपनी क्यों कह दिया? लॉ ने उसको कंपनी इसलिए कह दिया क्योंकि लॉ के नज़दीक कंपनी का स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। कंपनी का स्ट्रक्चर इज़ अ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर। कंपनी को रेगुलेट करना आसान है, कंपनी पर टैक्सेस को इम्पोज करना आसान है, कंपनी पर टैक्सेस की जिम्मेदारी इम्पोज करना आसान है। कंपनी को हम विदहोल्डिंग एजेंट बना सकते हैं, कंपनी को हम चौकीदार बना सकते हैं, कंपनी के ऊपर हम जिम्मेदारियां डाल सकते हैं, कंपनी से हम ज्यादा टैक्स ले सकते हैं क्योंकि वो रेगुलेटेड स्ट्रक्चर है। कंपनी की इनकम को हम चेक कर सकते हैं आसानी के साथ क्योंकि कंपनीज कम होंगी। पूरे पाकिस्तान में 15-20 हज़ार कंपनीज होंगी भाई, 30-40 हज़ार कंपनीज होंगी भाई, सही है। कंपनी कम है तो कंपनी रेगुलेटेड स्ट्रक्चर है, वो अकाउंट्स बनाती है, ऑडिट करवाती है, SEC को फाइल करती है, उनको टैकल करना, कैप्चर करना, उनकी इनकम पर नज़र रखना, उनको टैक्स करना आसान। सबको कंपनी बोल दो। सर बोलने से कंपनी थोड़ी बन जाएगी। हमने कहा बोलने से कंपनी नहीं बन जाएगी, लेकिन बोलने से हम फिर इंश्योर करेंगे ना कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और जिनको कंपनी कहा जा रहा होगा, ये आम हर एरे गहरे नत्थु खेरे को नहीं कहा जा रहा होगा। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बॉडीज़ हैं जो किसी न किसी लॉ के तहत रेगुलेट हो रही हैं, उन्हीं को कंपनी कहा जा रहा है। ठीक है, तो बस टाइम ख़त्म हो गया, नमाज का टाइम होने वाला है, तो आज हम इधर तक ही रखते हैं। जैसे ही नमाज का टाइम थोड़ा सा पीछे आएगा, फिर नमाज इशा की नमाज के बाद भी हम थोड़ी देर कंटिन्यू किया करेंगे, से नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक। जैसे ही ईशा की नमाज का टाइम थोड़ा पीछे आएगा, फिर हम ईशा के बाद भी कंटिन्यू करेंगे और उसको 9:45-10 तक लेकर जाएंगे क्लास को। ठीक है, तो अभी तो चलो थोड़ा हनीमून पीरियड चल रहा है, 1 आध वीक, लेकिन बस वो 1 आध वीक ही है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन करते हैं तो हमारा भी ज़रा दिल लगा रहता है। कोई स्टूडेंट अगर नहीं होते हैं तो स्टूडेंट्स कम होते हैं, नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं दीवारों को पढ़ा रहे हैं। सो कोशिश करके प्लीज़ ज्वाइन किया करें, लाइव क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, ताकि साथ के साथ आपकी भी कवरेज होती चली जाए। और उसमें होता ही होगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है। वरना ये होता है कि टीचर को सिर्फ और सिर्फ अकेला टीचर होता है, उसको पढ़ाते भी नींद आ जाती है। सिर्फ अगर रिकॉर्डिंग कभी मैं कर रहा होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि चलो भाई नींद आने लगी है। सो आप लोग ज्वाइन करते हैं, अच्छा इंटरेक्शन भी रहता है, थोड़ा सा मैं पूछ भी लेता हूँ, कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा समझ में, आप भी पूछ लेते हैं और हम थोड़ा सा इसको कवर भी करते रहेंगे इसी तरह से लाइव क्लासेस में। क्योंकि देखो रिकॉर्डेड सेशन तो बहुत सारे पड़े हुए हैं पोर्टल के ऊपर, मैं आप पे भी छोड़ दूँ, लेकिन आपको भी सुस्ती आ जाएगी, आप भी कवर नहीं करोगे। लेकिन एक टाइमलाइन और एक शेड्यूल बन जाता है तो फिर ये थोड़ा सा ज़रा वीकली कवरेज करना उसमें आसान हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। मैं अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर आउट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।